अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे तेलंगाना से, क्योंकि तेलंगाना में जिस तरह से फार्मूला ई रेसिंग मामले में यानी साबिक़ वज़ीर तेलंगाना और BRS के लीडर KT रामा राव यानी एक हम ये कह सकते हैं कि उन्हें मुकदमे का सामना है और आज लंबी चौड़ी जो है उनसे पूछताछ हुई और इस हवाले से हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, रुख करेंगे दिल्ली के इंतखाबात का और इंतखाबी माहौल के हवाले से किस तरह की सरगर्मियाँ चल रही हैं और कौन क्या कर रहा है, किससे क्या तवक्का की जा सकती है, उस पर भी हमारी नज़र होगी। क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली के इंतखाबात के यानी शेड्यूल के जारी होने के दूसरे ही दिन आम आदमी पार्टी के सरबराह को हमने देखा कि मजहबी जो प्रीचर्स हैं उनका एक यानी एक सनातन समिति के नाम से एक प्रोग्राम भी मुनक्किद हुआ। उसमें उन्होंने उन सब का आशीर्वाद लिया। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के सरबराह ने आगाज़ किया और इसी के साथ उमर अब्दुल्ला को आज हम सुन रहे थे और आपने भी जो है सुना कि वो ये कह रहे थे, तशवीश का इज़हार कर रहे थे कि इंडिया इत्तेहाद की जानिब से अभी तक या जबकि वक्त बहुत कम रह गया है दिल्ली में इंतखाबात के लिए, लेकिन इंडिया इत्तेहाद की जानिब से जो सरगर्मियाँ होनी चाहिए वो सरगर्मियाँ नज़र नहीं आ रही। हमें क्या करना है उस हवाले से अभी तक कोई मतलब एक इजलास भी तलब नहीं किया गया। तो अगर यही सिर्फ पार्लिमानी इंतखाबात तक ही इंडिया इत्तेहाद का काम था तो फिर इसको तहलील कर देना चाहिए। जबकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद का मकसद सिर्फ पार्लिमानी इंतखाबात के मौके पर इंतखाबात ही नहीं थे, बल्कि ये देश को मजबूत बनाने, देश की एकजहती को बनाने, देश में नफरत फैलाने वालों का सदेबाब करने के लिए इसकी तश्कील की गई थी। तो फिर क्या वजूहात है कि दिल्ली इंतखाबात में अभी तक ये कहा जा रहा है खुद इंडिया इत्तेहाद के लोगों की जानिब से कि वो सरगर्मी नज़र नहीं आ रही। इस पर भी बात करेंगे और कुंभ मेले की बात करेंगे जिसमें ये अंदाज़ा किया जा रहा है, ये एक्सपेक्टेशन है, ये तैयारी है कि 40 करोड़ 45 करोड़ लोग इसमें शिरकत करेंगे। और इसी के साथ साथ हम वो भी देख रहे हैं कि एक ऐसा वायरस जिसके हवाले से फिर एक मरतबा लोगों में खौफ है, खदशा है और वो मुख्तलिफ सवालात भी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कोविड को ऐसे पाया, ऐसे देखा कि वो ज़िंदगी का एक डरावना ख्वाब बनकर रह गया। बहरहाल अब भी उसी तरह की बात की जा रही है। तो वजूहात यानी ये कहा जा रहा है कि अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों में बहुत सारे सवालात हैं और एक ऐसे मौके पर एक जबकि करोड़ों लोग एक मकाम पर जमा होते हैं तो फिर लोगों को भी खदशात का यानी इजहार करने का हक हासिल है। उस पर भी हम बात करेंगे कि किस तरह से ये वायरस है और इससे निपटने के लिए हम क्या कर रहे हैं। और 1978 के संभल फसादात की दोबारा तहकीकात, दोबारा तफ्तीश के हवाले से योगी हुकूमत ने अहकाम सादिर किए हैं। उस पर भी हम नज़र डालेंगे कि वाकई वो जो तन्हा एक फसाद था या तशद्दुद था, जो कुछ भी था, उसकी तहकीकात की बात की जा रही है। तो अभी मज़ीद कौन से ऐसे तशद्दुद और कौन से ऐसे फ़िरक़ावाराना फसादात हैं जिनकी फ़ाइल्स दोबारा खुलनी चाहिए ज़रूर, इस पर भी हम बात करेंगे। और प्रवासी दिवस के हवाले से आज प्रधानमंत्री को हमने सरगर्म देखा और एक खुसूसी ट्रेन का भी जो है उन्होंने इफ्तिताह अंजाम दिया। तो बहरहाल प्रवासी की बात जब आती है तो फिर यकीनन हम जो है देश के बाहर रहने वालों को जो है इसी में शामिल करते हैं और उन्हीं के हवाले से जो है मौसूम ये दिन है। तो उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा आखिर में ग्रेटर इसराइल के हवाले से इसराइल के सरकारी सोशल मीडिया साइट पर ग्रेटर इसराइल का जिक्र किया गया, नक्शा जारी किया गया। उस पर अरब ममालिक ने अपनी तशवीश का इजहार किया, बड़ा मतलब वो गंभीर हो गए, संजीदा हो गए। उस पर भी हम बात करेंगे। कैलिफोर्निया में जिस तरह की आतिशज़दगी का मामला, जो जंगल की आग जिस तरह से बढ़ रही है, बहुत बड़ा जो है हम ये कह सकते हैं कि एक कुदरती एक सानहा कहें या क्या है, इसके पस मंज़रात का भी जो है जायज़ा लेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी सियासी तज़कियाकार M.A. माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आगाज़ करेंगे तेलंगाना ही से, हैदराबाद ही से। माजिद साहब, बहुत देर तक पूछताछ हुई है ACB के दफ्तर पर, बहरहाल राहत हाई कोर्ट से नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी मैं जानना चाहूँगा और जो कुछ ये मामला है थोड़ा सा इख्तिसारन इस पर माजिद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस मुल्क में यकीनन बड़ी चीज़ें आनी चाहिए। जो फार्मूला ई यानी
कारों को तेज़ रफ्तारी के साथ, और उसमें यकीनन इंडियन जो स्पोर्ट्समैन है, ये स्पोर्ट्स की ज़ुमरा आता है, स्पोर्ट्स और एडवेंचर जी ये हटकर थोड़ा जुमला है, वह यानी ज़ुमरा है। तो इंडियन प्लेयर्स को भी इसमें मौका यकीनन मिलनी चाहिए, बल्कि इंडिया के प्लेयर्स हिंदुस्तान में भी खेलें और बाहर भी खेलें। लेकिन ई फार्मूला जो ग्रीनको नाम की कंपनी कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, वो कंपनी किसी और को सब कॉन्ट्रैक्ट दी। इसमें जो बातें पिछली गवर्नमेंट में हुई और जिसकी अब तहक़ीक़ात ACB की तरफ से, फिर ED ने भी एक केस फाइल किया है, शायद वो आने वाले दिनों में वहाँ भी उनको पेश होना होगा। तो अब ये जो मामला है, एक नुक्ते नज़र ये है कि इसको सियासी इंतखाम से देखा जा रहा है जी। दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि ये बिना किसी प्रोसीजर के एक इतनी बड़ी एक भारी रकम, जो 50 करोड़ से ज़्यादा की रकम है, 58 करोड़ शायद, तो ये जो है अवामी टैक्स का पैसा इस तरीके से चला गया जी। और इससे क्या हासिल हुआ। और जबकि इसके साथ माहिदा था, ये हुकूमत ने उस माहिदे को ख़त्म भी कर दिया कि हर साल ये फार्मूला, ये फार्मूला जो है, यानी इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ जो फार्मूला के तहत होती हैं, तो वो गाड़ियाँ, तो इसके लिए यहाँ जो भी हुआ, एक मरतबा यकीनन टैंक बैंड के हमारे पास जो हैदराबाद के हुसैन सागर झील के किनारे एक ट्रैक बनाई गई, और ट्रैक में जो है बहुत कुछ हुआ, और इसमें हिस्सा लेने वाले सारे के सारे फॉरेन लोग थे। मैं समझ रहा था कोई इंडियंस को भी इंकरेज करेंगे, तो शायद वो फार्मूला में नहीं आया, तो ये हुई। लेकिन दूसरी तरफ जो नुक्ते नज़र है कि इतनी बड़ी रकम बिना किसी प्रोसीजर के, अब ये बताया जा रहा है, मैं एक हवाला देता हूँ, पिछली सरकार का एक बड़ा इरिगेशन का प्रोजेक्ट कालेश्वरम के नाम से, तो इसमें भी धांधियों की तहकीक़ात बल्कि एक रिटायर्ड जज के ज़रिए की जा रही है। फिर इसमें भी अदालत की वजह से ही हो रहा है। एक जज के बारे में जो कुछ रिमार्क थे, उसके बाद वो जज को हटा दिया गया, वो जो साबिक़ जज थे, अब दूसरे साबिक़ जज के ज़रिए हो रहा। उसमें कुछ बातें सामने जो आई जी, उसमें ये बताया कि जो पैसा जारी किया गया कॉन्ट्रैक्टर को, उस वक़्त के सोमेश कुमार, मैं इसलिए तफसीर बताना चाह रहा हूँ कि ठीक है, आप आवाम का पैसा खर्च ज़रूर करते हैं, आवाम पे लग रहा नहीं लग रहा वो सवाल अलग है, लेकिन एक ब्यूरोक्रेटिकल प्रोसीजर, यानी दफ्तरी जो तरीक़ेकार होता है, उससे इनहराफ की बात हुई है। तो उसकी मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ, ई फार्मूला में भी वही काम हुआ है। तो ये कालेश्वरम का मैं इसलिए रेफरेंस दे रहा हूँ कि उसमें जुडिशल कमीशन के सामने उस वक़्त के जो चीफ सेक्रेटरी थे सोमेश कुमार, ठीक अच्छे ऑफिसर थे, और हमारे एक प्रोग्राम में भी आए थे वो यहाँ जी, हमारे 4TV पे भी। तो उनसे जब पूछा गया, जज और ज्यूरी ने जब पूछा कि जनाब ये रिलीज़ कौन से वक्त गई है, तो साहब ये वक्त गई थी। अच्छा, आप चीफ सेक्रेटरी हैं, आप यानी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, आप कैबिनेट की मंजूरी थी क्या उसमें? नहीं, CM साहब ओरली बोल दिए थे, ज़बानी बोल दिए थे। ज़बानी बोले तो आप पैसे लेकर नहीं, ये तय खुन दिए थे कि फ़लाँ दिन कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें अप्रूव ले लेंगे, और उस दिन मीटिंग हुई कुछ दिन के बाद, और उसमें अप्रूवल भी आ गया। तो जज साहब का ये मानना था, यानी जूरी का ये मानना था कि पहले आप ज़बान पर पैसे डाल देते हैं, पैसे जारी कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं, और उसके बाद उसके ज़ाब्ते की तकमील बाद में होती है। तो ये क्या मतलब है इसका? इसी तरीके से ये जो मतलब, अब देखिए इसमें ब्यूरोक्रेसी वाले भी छप रहे हैं। फार्मूला रेस में यकीनन यानी मिनिस्टर साहब जो उनके बड़े ताकतवर मिनिस्टर थे, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे बड़े अच्छे आदमी हैं, और उन्होंने हैदराबाद, यानी हम जिस इलाके में है, हमारा दफ्तर है, हमारा स्टूडियो है, वो 4 मीनार के करीब है, और 4 मीनार की कुछ कमाने हैं जी, कि 2-3 कमानों की उन्होंने बड़ी अच्छी जो है तज़ीन की जी, वो अरविंद कुमार साहब हैं, और उन्होंने चौक की घड़ियाल बनाई, दीगर चीज़ें भी बनाई, बहुत यानी हेरिटेज के बारे में एक अच्छा आदमी मुझे मालूम हुआ जी। और यहाँ नया गुलजार हाउस, यानी एक बड़ा इलाका है गुलजार हाउस जहाँ हमारा दफ्तर है, उसकी भी तज़ीन की। वो उस शख्स ने अपने मंत्री पे भरोसा किया, और यही चीज़ हुई जो अभी मैं कालेश्वरम के जज का, यही चीज़ हुई कि उनके कहने पे उन्होंने पैसे रिलीज कर दिए कंपनी को, खत्म जी। तो इसमें करप्शन हुआ नहीं हुआ वो सवाल अलग है, करप्शन, लेकिन ये प्रोसीजर एरर हुआ, प्रोसीजर जो एरर होना था ये एरर हुआ, ये तो बात सही है। दूसरी बात, जिस कंपनी को इन्होंने इतने लाख रुपए दिए, उसी कंपनी ने काफ़ी इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स खरीदे इनसे जी। और आप देखिए
इलेक्टोरल बॉन्ड्स की अभी बात करूंगा और 2024 में किसको कितना डोनेशन आया वो भी बात करूंगा इसमें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है, कनेक्टेड है। हाँ। जी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड्स खरीदे गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, और नंबर 2 पे कौन सी पार्टी है? बीआरएस पार्टी, सबसे ज़्यादा। इवन नेशनल कांग्रेस, नेशनल पार्टी है कांग्रेस, उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा। ये तो हो गया। अब रही बात 2024 में किसको कितने डोनेशंस आए। जी। डोनेशंस में यही बात हुई, डोनेशंस में 2287 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को आया, और नंबर 2 पे बीआरएस पार्टी 589 करोड़ रुपीस, कांग्रेस 230-240 के ऊपर आ गई जी। और बेचारी टीएमसी 6 करोड़ रुपए, जबकि उसकी सरकार कई दिन से चल रही है जी। हाँ। तो यानी आप इनको कुछ फायदा पहुंचाएंगे तो आपको वो इलेक्ट्रल बॉन्ड भी देंगे और वो आपको डोनेशन भी देंगे जी। तो ये कहीं कहीं ये तो हो गई आज की जो सूरत हाल जरने आप। तो देखिए हर चीज़ को अपन सियासी आंख से सियासी चश्म से नहीं देखना चाहिए। दोनों पार्टियों के लिए कह रहा हूँ, रूलिंग पार्टी के लिए भी है, जो मेन अपोजिशन पार्टी है जिस वक्त बीआरएस है उसके लिए भी। हर चीज़ को एक सियासी मसला है। ठीक है, हमने धांधली नहीं की, हमने एक गुड फेथ में हमने काम किया जी। तो इसमें यकीनन ठीक है, तहकीकात होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी, मतलब जैसा होता है साफ हो जाएगा जी। इससे घबराना फिर उसको इंतकामी समझना, ये मैं नहीं समझता। ये दूसरी तरफ कांग्रेस भी अगर क्लास है, ठीक है भाई, इंतकामी कार्रवाई आप नहीं करेंगे प्रोसीजर। तो ये जिस तरीके से जो बयानबाजियाँ कांग्रेस के कायदीन के भी हो रहे हैं, जिस तरीके से हो रहे हैं, ठीक है भाई, ये काम हो रहा है। आपने एक जिम्मेदारी है कि इदारे को, एक विंग को दे दिया, एसीबी को, एंटी करप्शन ब्यूरो उसका मान, उसको दे दिया, वो काम करेगा जी। अब उसमें आपकी जो जिस तरीके से बयानबाजियाँ, जिस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, तो ये चीज़ देखिए अवाम के फ़ायदे के लिए नहीं, ये हमारे लिए, हमारे टीवी चैनल के लिए फ्लैश न्यूज़ बन सकती है, ब्रेकिंग न्यूज़ बन सकती है, अखबार की बड़ी सुर्खी बन सकती है जी। लेकिन एंड ऑफ द डे एक हमारे सिटीजन को, जो हमारा टैक्स पेयर है, उसको क्या मिला? यकीनन यही जो है चीज़ देखने की जो है ज़रूरत है। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल बना हुआ है। और इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बात आपने की, वाकई ये जो है एक बहुत बड़ा माइसब, जो मतलब जिस पर पर्दे भी पड़े हुए रहते हैं। और पिछली सरकारों की बात करें या फिर इस सरकार की भी बात करें, ये सब कुछ आता है, लेकिन आवाम के लिए क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है रह जाता है। मतलब अब फिर इंतखाबात, यानी मुल्क में कहीं ना कहीं इंतखाबात, शायद इसी को देखते हुए वन नेशन वन इलेक्शन का जो है मंसूबा जो है मोदी सरकार के पास है। और बहरहाल एक और इलेक्शन है, वो भी मुल्क के दारुल हुकूमत सदर मकाम दिल्ली में जो है असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं। तारीख का ऐलान हो चुका है 5 फरवरी को, और फिर 8 फरवरी को नतायज सामने आएंगे। इंतखाबी सरगर्मियाँ भी जो शुरू हो चुकी हैं। बिलखुसूस मैं आपसे जानना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी को आप किस तरह से देख रहे हैं, बीजेपी को आप किस तरह से देख रहे हैं, और फिर कांग्रेस या फिर इंडिया इत्तेहाद के हवाले से अगर हम बात करें तो उसको किस तरह से देख रहे हैं हमारे साथ? देखिए, वो भी देखूंगा और इलेक्शन कमीशन के रोल को भी देखना चाहिए जी, खासकर वोटर लिस्ट के बारे में, फिर ईवीएम के बारे में। हम तो वो तो पहले ही कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई ये बिल्कुल यानी टेम्परिंग से पाक है और हैकिंग से पाक है। सब गलत है। चूंकि अभी मैं कुछ देर पहले की बात है, धीरू राठी एक बड़ा रिसर्च करे उन्होंने, और उसके साथ मैंने कुछ सबूत भी लिए, पॉइंट किए, फिर पॉइंट करके मैं भी चेक किया, खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र से। खैर, तो हम ये समझ रहे थे कि जो टेम्परिंग या जो भी हो, एलिज टेम्परिंग, यानी जो भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो सिर्फ ईवीएम की वजह का है, बल्कि नहीं। देखिए, ईवीएम से पहले भी बड़ा काम हुआ है, और वो कैसे काम हुआ, क्या नहीं हुआ, तो उसके रेफरेंसेस मैंने लिए हैं, फिर मैंने क्रॉस चेक भी किया उसको। तो उसमें बढ़िया तक तो मैंने पा गया कि हाँ, ये दो धारी तलवार है। अब इस बीजेपी को किसी भी हालात में हराना बड़ा मुश्किल है, आम आदमी पार्टी को। लेकिन क्या है, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही क्लासमेट है, एक मानो, दोनों भी जो है एक गुरु के दो चेले हैं। और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का बाई प्रोडक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मुझे याद है, मैं बराबर इस चीज़ पे नज़र रख रहा था कि 3 मियादों से कांग्रेस थी वहाँ। शीला दीक्षित जो है, बड़ी अच्छी खातून, और बहुत तरक्की दी उन्होंने, उनको हराना बीजेपी की बस में नहीं थी। बीजेपी आप देखिए, उससे पहले सुषमा स्वराज
कुछ दिन हुकूमत मतलब चीफ मिनिस्टर रहीं, और खुराना साहब कुछ दिन हुकूमत में रहे, और भी कुछ 2-3 साहब सिंह साहब थे, वो भी थे जी लेकिन ये बीजेपी के बस में नहीं रहे। हालांकि सुषमा स्वराज लटक गई, एम.एल. खुराना वो लटक गए, और साहब सिंह वगैरह ये जितनी ब्याज थी पहले की अब तो नहीं रही, वो सब ख़त्म हो गए, नहीं कर सके। तो इन्होंने क्या किया, एक तहरीक चल रही थी उस दौरान में, आपको याद होगा 2011-12 में तहरीक चल रही थी करप्शन के खिलाफ, आरटीआई के तायद में, राइट टू इन्फॉर्मेशन ये, और उसके जो रूरमा थे अन्ना हज़ारे, उसके साथ मिल गए अरविंद केजरीवाल, और किरण बेदी भी उसमें शामिल हुई थी, याद है ना? उस खैर उन्होंने भी अपना इनाम ले चुके हैं ना इनाम, उन्होंने गवर्नर साहिबा बन चुकी हैं, खैर इनाम मिल गया उनको। हम तो बड़ा, मैं तो एक मॉडल समझता था, फर्स्ट वुमेन IPS, बल्कि हम तो अरे क्या बात है उनकी पूरी बायोग्राफी पढ़ना, वो करना, फिर दूसरों को तरगीब देना पढ़ के हम अरे बोला, फिर वहीं पहुंची, वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था वाला हिसाब हुआ, चलिए छोड़ गया। तो बाबा रामदेव भी आ गए उसके अंदर, खैर कभी साड़ी पहने कभी चोली पहने, उन्होंने खैर उनका अपना लिबास पे हम किसी के हम एतराज़ क्यों करेंगे, लिबास जिस्म ढकाने के लिए है, चाहे वो चोली हो या साड़ी हो, मर्द पहने या औरत पहने, तो लिबास ढाकने के लिए तो होता है ना। तो खैर ये होगी, वो तहरीक बड़ी क्लिक हुई जी। तुस तहरीक को अन्ना हज़ारे को साइलेंट कर दिया, किरण बेदी तो खैर इधर इनाम लेने चली गई। दूसरा जो मामला आया इनका, तो तुम पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हुई, और आप देखिए एक मूवमेंट को पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट करने का तजुर्बा मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में हुआ। जो है जयप्रकाश नारायण एक IAS ऑफिसर, बड़े सिविल अच्छे ऑफिसर थे, उन्होंने एक पार्टी कायम की करके यहाँ वो मुंतखब भी हुए थे जी, लेकिन खैर वो सस्टेन नहीं कर सके, चूँकि पीछे बड़े हाथ नहीं थे ना, गुरु के हाथ नहीं थे, नागपुर वाले गुरु के हाथ थे। तो उन्होंने कहा कि चलो डिफीट हो गई। अब उसके बाद बाई प्रोडक्ट जाके क्या करा रहे, नहीं आंखें दिखाने लगा। 2020 में भी वही हुआ जी, हरा नहीं सके। अरे ये तो हमसे आगे बढ़ गया भाई, हमारी बिल्ली हमसे म्याऊं हो रही, होती बराबर होती। जब बिल्ली को तुम ताकतवर करते रहेंगे, शेर बन जाती बाद में जाके उन्हें। तो खैर वो हो गई, अब मुश्किल हो गई, क्योंकि आप अभी कह रहे थे आप केजरीवाल साहब कहाँ गए कहाँ नहीं गए, किसके साथ है जी। तो उन्होंने भी कहा कि मैं भी ज़ाफ़रानी चोले का हूँ, क्या बात कर रहे हो तुम, चलो वो करो। तो ये जो कंपटीशन बड़ा मज़े का रहेगा। देखिए आप दिल्ली का जो इलेक्शन है, और रही बात, ठीक है इंडिया इत्तेहाद क्या है उसका अलग सवाल है, इंडिया इत्तेहाद का वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जो इंडिया इत्तेहाद के साथ लगे हुए हैं, इन्होंने कहा कि भाई असल जो स्टेक होल्डर है दिल्ली में आम आदमी पार्टी है जी, कांग्रेस उतना वो नहीं है। ठीक है 3 मरतबा रहे आप, वो माजी की बात थी, गुज़श्ता 2 मियादों से इनका मामला है, लिहाजा हम इनको सपोर्ट करते हैं बोल के, क्योंकि बीजेपी को हराना है। लेकिन बीजेपी कुछ कम नहीं है, बीजेपी ने सैकड़ों नहीं हज़ारों वोटर्स को निकाल के फेंक दिया, जिसमें ज़्यादातर मुसलमान, दलित, ये लोग ज़्यादा हुए बेशुमार कुछ। और ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की केजरीवाल ने लोगों को पेश किया, कल तक इनका वोटर लिस्ट में नाम था, डिलीट हो गया। तो ये खेल हुआ। अब दूसरा खेल तो खैर वो इलेक्शन के दिन होने वाला है, 5 तारीख को होता है, 5 फरवरी को होने वाला है। वो तो खैर आप भी जानते हैं, हम भी देखे वो खेल को, मशीन के खेल को, तो क्या होता क्या नहीं होता, इलेक्शन कमीशन कैसा सच्चा है, वो सब बात की बात है। लेकिन दिल्ली का जो इलेक्शन है वो अब बीजेपी के लिए हिंदुत्व का मुद्दा संभालना। और आप देखिए इन्होंने एक चिट्ठी लिखी मोहन भगवत को, अरे भाई तुम खराब हो रहे, ये असल इनकी करप्शन है। अब वो शीश महल का निकाल रहे हैं, अरे शीश महल किस के पास शीश महल नहीं है, बीजेपी के छोटू मोटू के पास भी शीश महल है जी। कितनी दौलत धर्म के नाम पे इतना कमाते। मुझे भाई एक बार फिर मैं रेफरेंस देना चाहता हूँ, ये ने सिंगल कह के जो है VHP के कायद थे मोहन तुगाड़े, हाँ, तो उनके जो है, तो अब वो गैब तो है, मोहन तुगाड़े अभी भी हयात में है, अशोक सिंगल साहब तो चले गए। लेकिन मैंने उनसे पूछा भी, कल तक तो तुम ऐसे थे या आज ऐसे हो गए, फला हो गए। अरे नहीं, सब भगवान की दया, भगवान की दया। अरे भगवान की दया तुम्हारे को क्यों आ रही? आम आदमी जो भगत बेचारा जो है सैकड़ों मील चलते हुए आपको जो भी देना है दे रहा आपने। तो ये एक ट्रेंड बन गया, आप जो है ये तबके को नीचा करके गाली दे दो, इनके पर कुछ करो, आप हीरो बन जाते हैं। यही बात हुई कि मोहन भगवत को तशवीश हो गई, अरे हर गली में लीडर पैदा हो जा रहा, भाई मेरा क्या होगा,
वही मतलब था उनका। जी। तो अब ये बात भी हो रही कि अब मोहन भागवत जो है क्योंकि खुद जो है क्या कहना चाहिए, बंच ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस हो गए आपको याद होगा बंच ऑफ थॉट नाम की किताब इनके गुरु डाले थे, बंच ऑफ थॉट। तो अब मैं इनको कहता हूँ कि आप बंच ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है। कभी कहते हैं सबका डीएनए एक है, सब मिलकर रहना, फला रहना। आप कुछ कहते हैं मस्जिद मंदिर, आप देखिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो मस्जिद के ऊपर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अरे कहे कि सुप्रीम कोर्ट लोकल कोर्ट ही चाहे हमें, चलो डाल दो। और भी आरटीआई वाला दिया करते, और गवर्नमेंट वाला जो है ये लिख जाते, हाँ हाँ वो वक़्त जो है अंग्रेजी के दौर में ये सरकारी ज़मीन थी, मतलब खास। ठीक है, चलिए जी। बहरहाल ये सूरत हाल है। मैं भाई साहब कुंभ मेले के हवाले से जानना चाहूँगा। 40 या 45 करोड़ लोग या श्रद्धालु जो है इसमें शिरकत करने के जो है अंदाजे हैं, और उसके लिए इंतजाम बड़े पैमाने पर, और बिल्कुल मतलब एक इंटरनेशनल एक ऐसा इवेंट जिसकी कोई मिसाल ना हो, ये मोदी सरकार का जो है ख्वाब है, और उसके लिए बहुत कुछ यानी कोशिशें की जा रही हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इसके साथ साथ फिर जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि एक ऐसा वायरस भी है जो चल रहा है, मतलब पता नहीं है वो किस कंडीशन में, किस लेवल में है, लेकिन अभी तक तो वजारत की जानिब से, महकमा सेहत की जानिब से यही कहा जा रहा है कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब लोग ये बोल रहे हैं कि भाई इसी तरह से इब्तिदा में जब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे थे गुजरात में, उस वक्त भी इसी तरह से कहा जा रहा है, कोई डरने की बात नहीं है, खौफ खाने की बात नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, वो तबलीगी जमात के जो है आने के बाद, वो इज्तिमा होने के बाद फिर वहाँ से शुरू हुआ। जी भाई साहब। देखिए, मैं कुछ देर पहले कुंभ से मुताल्लिक इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया गया जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी इंडिया के हिंदुस्तानी मीडिया, लोकल मीडिया, यूपी का मीडिया, फिर जो है इलाहाबाद जो प्रयागराज नाम लिया उन्होंने उसका मीडिया, फिर इंटरनेशनल मीडिया भी था उसमें। ठीक है, और उसमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हम एक हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं। और आप देखिए बीजेपी की कई रियासतों में सफ़े सफ़े भर के, खुद साउथ के अखबारात में भी दिया उन्होंने। मैं देख रहा था, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह देख रहा था कि उसमें जो है पूरी तरीके से यानी सरकारी खर्च पर पूरा धार्मिक, और उसमें क्या क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, वो भी दे रहा है। आपने प्रवासी दिवस का भी जिक्र किया, वो भी इश्तिहार आया, और उसमें वो कौन सी चीज़ें रखी गई वो भी देखिए आप। वो बड़ा मज़े की चीज़ हो रही है। लोग खैर ये समझ रहे हैं कि हमारी यकीनन फिलवक्त आपकी बड़ी जीत सूरज उरूज पर है आपका, सुने बिल्कुल नेज़े पे है कहते हैं ना, वो है। लेकिन वो सूरज उसके बाद जब उसका जो पॉइंट ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद वो कैसा होता है, वो खैर उसके लिए हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। वो नेचर का जो कानून है, लॉ ऑफ नेचर विल टेक इट्स ओन कोर्स। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, मैं बोलता हूँ कि नेचर टेक्स इट्स ओन कोर्स। बराबर सही है। तो खैर नेचर का कोर्स जल्दी शुरू होने वाला है, ऐसा नहीं है। तो उसमें जो मैं देख रहा था कि इसमें ठीक है भाई, आप इंतजाम के बारे में, उसके बारे में, हिस्ट्री बनाने के बारे में ज़रूर बात कीजिए, लेकिन मैं अबुल फजल फैज़ी, ये जो है कौन है, ये अकबर के दरबार के यानी वो थे कोर्टियर जी, यानी बहुत ही नोबल जिनको माने जाते हैं दरबारी, 11 नोबल में, जिसमें मुल्ला दिप्याजा और दूसरे कई लोगों के नाम हैं। बीरबल बोलकर भी एक नाम है, तानसीन कहकर भी एक नाम है, नौरतन कहते हैं। तो उनकी किताब है, फारसी में है, और मुझे ये बताया गया कि पटना की एक बड़ी लाइब्रेरी में वो आर्काइव्स में है किताब। तो उसमें उन्होंने बताया, अरे खुसरो बाग है, देखिए वहाँ इलाहाबाद जाएंगे तो आप खुसरो बाग है, और वहाँ जो है अमरूद बल्कि एक जाम की एक किस्म है जी, जो सैम्पलिंग यहाँ की नहीं है, जो बिल्कुल जो है ताशखंड के आगे एक मुकाम है, वहाँ के बागात की लाई भी है, और वहीं वो वाकई अमरूद अच्छा होता जी। मैं भी गया था वहाँ खुसरो बाग, तो और वहाँ सबसे ज़्यादा जो आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी थी मुसलमानों ने दी थी जी। और आनंद भवन जो बाद में मोतीलाल नेहरू जो वकील थे, वो दरअसल सर सैयद अहमद खां और उनके ख़ानदान का तोहफ़ा था। वो पूरी चीज़ें मैंने कहा, आनंद भवन भी गया मैं, देखा। तो ये बताना चाहता हूँ कि अबुल फजल फैज़ी जी, उनके जो डॉक्यूमेंटेशन, उनका जो अकाउंट यानी जो लिखा हुआ है उसमें जी, कहा कि यहाँ से गुज़र हो रहा था किसी मुहिम के लिए, तो बादशाह सलामत ने देखा कि ये बहुत प्यारा मुकाम है, यानी 3 नदियाँ मिलती हैं,
यानी गंगा, जमुना, सरस्वती। जी और यहाँ कुछ श्रद्धालु कुछ मौसम में आते हैं तो उनको जो है बीरबल और उनके जो भी कोटियर थे उनसे पूछा गया तो ये क्या है, तो अरे भाई ये तो बड़ा अच्छा मुकाम है, आप उनका बहुत मुक़द्दस मुकाम है। नहीं, ये लोग एक मेला होता है यहाँ, इसलिए आते ही आते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें सरकारी तौर पर फैसिलिटी ना सिर्फ बनाए बल्कि ये शहर आबाद कर दे। इलाहाबाद, वो एक दीन इलाही उन्होंने शुरू किया था, तब उसका इलाहा के नाम से इलाहाबाद रख दिया नाम उन्होंने ही नाम दिया। ये योगी पोगी ने नहीं दिया, इलाहाबाद का नाम उन्हें दिया। और उन्होंने कहा कि ये तो शहर होना चाहिए। ये लोग इस तरीके से कितनी मुसीबतों से अपने उसके लिए आते हैं, करते हैं, 3 नदियों का संगम कहकर। तो यहाँ घाटें बनाई गई। जी अबुल फजल फैज़ी की आप पूरी अकाउंट देखिए, यानी उनका जो भी रोजनामचा था उस वक्त, यानी डेली जो डायरी जो होती है उनकी डायरी, जी अकाउंट के मतलब डायरी उनकी, तो वो देखिए, वो डायरी में ये सब है। क्या उसका जिक्र किया इसने कभी, ये शहर क्यों बसाया गया प्रयागराज, बल्कि प्रयागराज का कहाँ तस्वुर था। ये एक यानी बिल्कुल अफसाना, क्योंकि ये लोग अफसानों पे। अब खुद मैं कई हमारे हिंदू साथियों से पूछता हूँ, रामायण महाभारत ये भी अफसाना कहते हैं, ये भी जो है तो वो इज नॉट ए हिस्ट्री बट इज ए फेथ। खुद अदालत ने भी ये बात कही कि हिंदुइज्म इज नॉट ए रिलीजन बट एक वो है, फेथ है। लेंगे भाई साहब बात कर रहे थे यानी कुंभ मेले के हवाले से, और कुछ तारीख के हवाला जात भी जो है आप दे रहे थे, और फिर यहाँ तक कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया। जी भाई साहब, तो ये जो है शहर जिसने बसाया और किसने सहूलतें फराहम की, और वो शहर सहूलतें हमेशा आती रही। जी यानी अकबर के बाद उनके फर्जंद जो है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सभी इसको जारी रखा। जब भी ये होता तो इसकी तखद्दुस इसका बरकरार रखा। चूँकि इनकी फ़ौज में आप देखिए, इनकी जो नफरी थी, इसमें ज़्यादातर जो जनरल्स थे इनके वो राजपूत थे। इनके खुद औरंगजेब की फ़ौज में भी राजपूत जनरल्स थे। तो खैर वो आप आज उनको लेबल लगा दें आप, ये जो है बिल्कुल जो है फ़िरका परस्त था, फलां था, ये था, जैसा टीपू सुल्तान को भी लगाया जाता है। तो इससे कुछ होने का नहीं है। जो असल हकीकत थी, चूँकि उसकी जो फहरिस्त है उनके पास, फ़ौज की जो नफरी होती है उसकी भी फहरिस्त की उन्होंने पूरी डायरी बनी है। उसमें कौन सा जो है किसके पास कितना, वो यानी छोटा नवाब रहा तो 50 प्यादा, घोड़े, इस तरीके की वो तकसीम होती है। अब तो खैर अलग हो गई, आपका पहले की जंग का निज़ाम, आपकी जंग का निज़ाम अलग हो गया। तो वो जो तकसीम है वो अभी भी रिकॉर्डेड है, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खैर सफ़े निकाल के फेंक दो, से तारीख नहीं बदलने जाती, कुछ होने वाला नहीं हो से। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो ठीक है भाई, बहुत ऐसा होगा, फला होगा, और पूरा सरकारी खर्च पे हो रहा। जी यानी क्या सरकार को दीगर तबके के लोग टैक्स नहीं देते हैं? उनके साथ कभी ऐसा होता है? सिर्फ इसी तबके के लिए, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा ये वफ़ के नाम से वो हो रहा, इतनी बड़ी ज़मीन, अब एक एक इंच में निकाल लूँगा इसमें से। संभल के सामने सुन्नी वक्फ बोर्ड ने वहाँ वो किया कि वो वहाँ के डीएम को जाकर बताया, ये देखिए हमारे पास कई 100 सदी के कागजात हैं, ये हमारी ज़मीन है, और हमने मस्जिद में आने जाने के लिए, रास्ते के लिए इसको ऐसे ही रखा है हमने जी। तो अब ये कहा कि अगर इसके खिलाफ ये तुमने उलट-फलट क्या उलट-फलट क्या, मुसलमानों के हाथ में इक़्तिदार था 75 साल से, तो किसकी हुकूमत थी? जी। तो ये, और गोविंद वल्लभ पंत जो जिनकी वजह से बाबरी मस्जिद का तनाज़ा हुआ, चीफ मिनिस्टर थे, क्या उन्होंने खामोश रहते थे? ये चीज़ें जब वफ़ की ऐसी चीज़ें हुई, और आप देखिए सबसे ज़्यादा एनिमी प्रॉपर्टी कह के लाखों एकड़ की ज़मीन, लाखों एकड़ की इमारतें, लाखों एकड़ छोटे छोटे किले, हवेलियाँ इन्होंने जब्त कर ली। जो लोग पाकिस्तान चले गए, उनकी मतलूका जो चीज़ें, तर्क की हुई जो चीज़ें थी, उसको इन्होंने क्या टाइटल दिया? एनिमी प्रॉपर्टी, दुश्मन की ज़मीन, दुश्मन की जायदाद, दुश्मन की प्रॉपर्टी। ये ऐसी माइंडसेट है लोगों की। तो ये बताना मकसद है। उसमें उन्होंने कहा कि देखो, ये संभल के हवाले से, मतलब संभल का जिक्र जिस हवाले से किया उसने, कि देखो वफ़ एक एक चीज़ एक एक खींच के निकाल लेंगे हम। अरे निकालो साहब, मुसलमानों की चमड़ी तो निकाल रहे हैं तुम, उनकी जायदादों पर जो है बुलडोजर चढ़ा रहे हैं। बावजूद उसके, अब देखिए कोर्ट ने कहने के बावजूद भी यूपी की अदालतों में इतना वो हो गया कि अब सुप्रीम कोर्ट बोलता होगा भाई हम कबूल करेंगे, जैसा कि अभी अलीगढ़ का आया। जी हाँ। तो ये किसी भी हद तक इसने जो है, इसमें
उत्तर यूपी में, आसाम में उनके दो चीफ मिनिस्टर्स में कंपटीशन चल रहा है कौन कितनी ज़्यादा इस तबके को अजियत देगा। और इनके साथ पूरा ये मीडिया लगा हुआ है। उनका जो मीडिया को उन्होंने हाथ में रख लिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में भी वही है, जो जियोनिस्ट के हाथ में मीडिया है वो सारा जुल्म करते जा रहे हैं, तो हम भी हमारे हाथ में मीडिया होगा, हम तो जुल्म करते ही रहेंगे। और उधर जाकर फलां शेख से मुखाबरत अल कबीर, फलां शेख से फलां शेख से फलां, ये सब चीज़ें होती हैं। भाई साहब, इसी के साथ मैं जानना आपसे चाहूँगा कि सेहत के हवाले से भी हमने बात की कि HMPV जो वायरस है जी, और एक ऐसे मौके पर जो है वो है, जबकि कुंभ मेला जो 12 बरस में तो अभी देखिए इसकी दो सूरतें हैं, ठीक है। पहले तो तशवीश का इजहार किया गया, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसने एक एडवाइजरी जारी की जो हमारे पास भी आई, जो स्टेट गवर्नमेंट ने उसको रिपीट करके फिर अपनी तरफ से भी भिजाया। डूज डू नॉट डोंट्स, यानी आपको क्या करना चाहिए, को क्या नहीं करना चाहिए जी। उसमें बताया गया है कि हुजूम से बचना चाहिए और आप जो है मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी चेहरे को मतलब नाक को मुंह को ढाँक कर जी मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा जैसे भी आपको यानी सांस का फूलना हो, यानी वही है सांस का फूलना हो, बुखार, सर्दी, और वो अलामतें पूरी जाहिर की गई हैं, ऐसी सूरत में आपको एहतियात करनी चाहिए जी। ये सारी चीज़ें यानी 11 चीज़ें डूज की है, 11 चीज़ें डोंट्स की है जी। यानी मना करने की 11 चीज़ें हैं और करने की 11 चीज़ें हैं। हाँ, वो खामोश हो गई, कहा कि नहीं अब वो ईजी है, सीरियस नहीं है। अरे भाई योगी ने कहा कि अरे तुम ये क्या कर दे रहे हो भाई, अरे नहीं लिक्विड कुछ होने का नहीं। कुछ खबरें भी आ रही हैं तो बीजेपी रियासतों में तो नहीं आ रही। कर्नाटक वालों ने कहा कि हमारे पास 2-3 केस आ गए भाई, चलो ठीक। तो कर्नाटक वालों ने कहा कि हमारे पास मास्क कंपलसरी कर देंगे पब्लिक मुकामों पे, आम मुकामों पे। तो खैर ये होगा, अब ये होगा नहीं होगा, लेकिन कुंभ मेले को अगर कुछ हो भी जाता, खैर हम तो नहीं होंगे चूंकि लोगों ने कहा कि भाई उतनी ज़्यादा सीरियसनेस नहीं है इसकी, ठीक है मान लेते हैं। अगर कल के दिन कुछ हो भी जाता, चूंकि ये अभी 1 महीने से चलने वाला है, हो भी जाता है तो ये आप महाकुंभ मेला तो बिल्कुल जो है साल्वेशन का है, यानी मोक्षा का है, इससे कुछ होना नहीं। तबलीगी जमात का जो मामला था वो बनता हो सकता था, अगर तबलीगी जमात होती तो शायद बैन लग जाती थी आज तक, फिर अरेस्ट भी हो सकता था, उस पर सारी बातें चलती होती और यही जिक्र होता कि भाई किस तरह से करवाया जा सकता है, जबकि एक वायरस जो है मंडला रहा है। इसी के साथ भाई साहब आपने संभल का जिक्र किया, 1978 में जो यानी फिरका वाराना फसाद हुआ था उसकी तहकीकात दोबारा हो रही हैं, होंगी। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या सिर्फ वही एक केस है या फिर और भी बहुत सारे केसेस हैं, और फिर सिर्फ वही केस क्यों जो है उस हवाले से तहकीकात के अहकाम जो है जारी हुए? अच्छी बात है, 47 साल बाद तहकीकात ज़रूर कीजिए। 47 साल में वो लोग है भी नहीं, और जो भी है तो उनके बाप दादा जो भी थे उनसे लीजिए, तहकीकात करेंगे ज़रूर कीजिए। और उसके हवाले से चूँकि जो है वकील भी आप ही, मुंसिफ भी आप ही, सुने सभी आप ही के हाथ में, यानी कलम भी आपका, कागज़ भी आपका, तो कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ जायदादों को आप ये कर लेंगे, अरे ये तुमने कम दाम में जायदाद खरीदी। अब आप देखिए संभल के सामने इन्होंने एक दावा किया कि यहाँ मंदिर दरियाफ्त हुआ, बल्कि शाही मस्जिद के पास, हाँ शाही मस्जिद संभल के मंदिर दरियाफ्त हुआ। तो उस बाद में रस्तोगी बल्कि एक फैमिली सामने आई जी, कहा कि नहीं ये तो हमारा प्राइवेट मंदिर है, बोले उसको बुरी तरीके से हटा दिया गया, उसके खिलाफ केस डाल दिया गया। उसने बोला ये प्राइवेट मंदिर है, हमने अब्दुल मतीन साहब के वालिद वगैरह जो भी थे, जब उनके अब्दुल मतीन अभी इस वक्त है वहाँ, तो अब्दुल मतीन से भी गुफ्तगू हुई लोगों की, हमारे जो साथी लोग थे वहाँ वो दिल्ली वाले, तो उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने तो कहा भाई नहीं ऐसे नहीं, हम हिफाजत कर रहे हैं, सरकार आ गए हिफाजत कर, तो बहुत अच्छी बात है भाई, हम ही हिफाजत करके रखे हैं। उन्होंने जब भी कोई त्यौहार वगैरह होता या कभी आता तो उनकी फैमिली कुछ लोग आते, औरतें भी आती, हमारे घर बैठती, अपनी पूजा पाठ करके चले जाती हूँ। कमरा हमने उनके लिए वैसे रखा, हालांकि हमने उनके जो आस्था थी उसको पूरे तरीके से हमने हिफाजत करके रखा। और मुझे खुशी है, कैमरे लग रही, पुलिस आ रही, पुलिस वैक हो जा रहा, ठीक है आप लोग जिम्मेदारी संभाल लीजिए उसे जी। तो नहीं अब ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई, रस्तोगी का नहीं रहा, फला हो गया, खैर जो भी हो जी। तो ये पूरी तरीके से ये कहा गया है कि उस इलाके में जो जामा मस्जिद के इलाके में एक बड़ी पट्टी है, उसमें तकरीबन पहले मिक्स आबादी हुआ करती थी, 78 के बाद पलायन बोल के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी माइग्रेशन हुआ, ठीक है।
करेंगे ये माइग्रेशन गलत है, फलां है, कम दाम में लिया, फलां है। मुजफ्फराबाद में जो है 2017 के इलेक्शन से पहले कई जंगलों में रहे कई दिन तक। जी हाँ, याद है ना आपको? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत जंगलों में रहे। ठीक है, वो भी कराइए। हाशमपुरा कराइए। हाशमपुरा के जो कत्ल के कुछ लोगों को जमानत मिली अब कितने साल के बाद। मलियाना, तो हाँ, मलियाना है, हाशमपुरा है, मलियाना है, वहाँ शूट कर दिया गया। जी, नौजवानों को कर्फ्यू के दौरान घर से निकाला गया। नहीं नहीं, आप लोगों के ऊपर, आप लोग हैं, घर से निकाल कर उनको नदी के किनारे ठहराया गया। उसके बाद मास शूटिंग कर दी गई, उनको करके वो लाशों को नदी में बहा दिया गया। और ये बात कमीशन ने खुद, उस वक्त की हुकूमत के कमीशन ने कायम बताई कि हाँ ये लोग मुलविस हैं, इन्होंने ये काम किया। कुछ लोगों को सजा भी, कुछ लोग चले गए। जो भी हो, कराइए, जरूर कराइए। आप खोदते रहिए, जितना है खोदते रहिए, निकलता खजाना निकलता। आप सुने, आप जितना खोदेंगे खबर आपकी खुदेगी। खुदिए, जरूर करिए, हम तो वेलकम करेंगे। जी भाई साहब, क्या ये जो है दिल्ली में इसके असरात, ये जो माहौल है, ये सारी चीज़ें, मतलब यूपी में अब क्योंकि दिल्ली के रास्ते यूपी से जाते हैं, तो अब तो खैर दिल्ली में जो रियासत, वहाँ के जो है असम्बली इंतखाबात है, क्या इस पर भी जो है कुछ ना कुछ असरअंदाज होने की कहीं ना कहीं इस तरह के मामला? नहीं, मगर क्या है जी, अगर इंडिया ब्लॉक मुत्तहिद होकर या जो भी होता तो उस पर जरूर असर पड़ता। लेकिन यहाँ भी उनका भाई बैठा हुआ है, जाफरानी भाई। हाँ, अरे भाई, मैं भी तो तुम्हारा ही रंग वाला हूँ ना, छोड़ो। तो ये जरा मुश्किल होगी। ये काम उतना ये लोग कर रहे हैं जरूर कि कुछ ना कुछ पोलराइजेशन करना है। और आप देखिए, जितने भी वोट गए उसमें 99 लोगों ने, अभी कुछ देर पहले की जब मैं प्रोग्राम आने से पहले मैंने देखा जी, जितने कई हजार वोट जो है डिलीट हुए, उसमें मुसलमान, दलित, ये ज़्यादा तबका सबसे ज़्यादा है। और यूपी में भी यही हुआ था, इससे पहले भी यही, महाराष्ट्र में भी यही हुआ। कमीशन तो इसको जो है रद्द करता है, मुस्तरद करे तो भाई, तो उसमें खुद उनके जो हार्ड कॉपीज है उसके अंदर बताया, डिलीट मैंने देखा वो कापियाँ, वीडियो के जरिए बताया मैंने। इतने सारे तो नहीं, किसने दिया ये? अब देखिए, कोई लोग जिंदा हैं, उनको उसमें एक्सपायर बोल के लिखा गया, डेड, DED, डेड बोल के लिखा हुआ है। तो वो खातून बोली मैं जिंदा हूँ, मैं हूँ। नहीं, फिर ये आया ना, मतलब कौन दिया आपका? तो नहीं, ये नाम है, ये महल्ला है ही नहीं। वो महल्ला जो बता रहा, ये नाम फर्जी दिख रहा, महल्ला फर्जी दिख रहा। अच्छा, उसका नंबर, टेलीफोन नंबर होना ना, कौन दिया? नहीं, वो शायद नंबर नहीं है, खत्म, बर्खास्त। ये यानी इस हद तक ये लोग जा सकते हैं। इलेक्शन से पहले ये, इलेक्शन के वक्त ये, फिर इलेक्शन के बाद। अब आप देखिए, ADR की रिपोर्ट आप भी देखे होंगे जी, जो पार्लियामेंट के इलेक्शन में कितनी सीटों पे इन्होंने धांधली की, और आज भी टैली नहीं हुई। उनका ये दावा है वोट पोल वोट काउंट। जी, मैं आपको जो है, अगर आप मुझे 100 रुपये दिएंगे तो क्या मैं उसको 110 दिया बोल के कहूँगा मैं? ये तो होने वाली बात नहीं है ना। 100 रुपये तो मैं, हाँ ये 100 रुपये है, हर साहब ये 100 रुपये है। आप बोलेंगे नहीं, ये 110 है, आप इसको 110 गिनिए। नहीं होने वाली बात। ये हमारा इलेक्शन कमीशन है जो बहुत साफ शफाफ इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी लेके बैठा है। ठीक है, अब देखेंगे जो है दिल्ली के इंतखाबात किस नहज पर होंगे, किस तरह से होंगे, क्या मुद्दे होंगे, क्या एजेंडे होंगे, और कौन किस तरह से खुलकर सामने आएगा, और किससे क्या उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल दारुल हुकूमत कैपिटल जो है, जो मुल्क का है, वहाँ पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। अब सरगर्मियाँ कैसी होंगी, एक एक दिन जो है ज़रूर बताएगा, और किसके किस तरह के बयानात होंगे और क्या होंगे उसके असरात, वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। भाई साहब, इसी के साथ प्रधानमंत्री को आज हमने मसरूफ़ देखा, और उन प्रवासियों को, और उन जो है यानी 7 समंदर पार या फिर मुल्क से बाहर रहकर जो है अपने खदमात अंजाम देने वालों को जो जिस तरह से उनको तहनीत पेश की गई, और प्रवासी दिवस जो हम मना रहे हैं हर बरस, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस प्रवासी दिवस का कितना हक हम अदा कर रहे हैं? देखिए, प्रवासी लोग मुल्क छोड़ के क्यों जा रहे हैं जी, और किस वजह से जा रहे हैं, और ये प्रवासी दिवस क्यों मनाया जा रहा है, ये इसके बारे में ये बताना मैं समझता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुल्क की दौलत को लूट कर मुल्क से बाहर चले जाते हैं जी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर अपना घर बार, खेत बाड़ी सब छोड़कर मेहनत कर रहे हैं, अपने घरों से, अपने समाज से दूर रह रहे हैं, खानदानों से दूर रह रहे हैं, और वहाँ जाकर अब
यानी हमारे लिए कितना बोझ कम करें, वहाँ रोज़गार उनको मिल रहा है, वो जी। रोज़गार का पैसा यहाँ भेज रहे हैं। और आप देखिए, मैं एक हफ्ता पहले एक टैली आई थी, जो फॉरेन रिमिटेंस, जी यानी हर मुल्क का शहरी अपने मुल्क को कितने परसेंटेज पैसा भेज रहा, सारी दुनिया का आंकड़ा दिया गया। जी जी तो हिंदुस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट है, हिंदुस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट, आप चेक कर लीजिएगा। उसमें ये बताया है कि जितना, यानी हिंदुस्तान की जो हमारी जो रिजर्व है फॉरेन एक्सचेंज का, सबसे ज़्यादा 14.47, यानी कुछ 15% समझिए, वो इन लोगों से आता है। और इनकी तादाद कितनी है? 92 लाख। और ये तकरीबन छोटे मजदूर हैं, कुछ थोड़े से मिडिल क्लास वाइट कॉलर भी हैं जी। और इसमें हमारे हिंदू भाइयों की मेजॉरिटी है। और ये जिन मुल्कों में काम करते हैं वो इस्लामिक या अरब मुल्क हैं जी। ये तो हो गया, ठीक है। प्रवासी भारतीय में क्या होता है? प्रवासी भारतीय में ये हमारे संघ की कई तंजीमें हैं, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रिया में, स्वीडन में, ये बड़े हाई प्रोफाइल लोग होते हैं। ये जो है, ये कुछ पैसा तो भेजते नहीं, अलबत्ता जब भी मोदी साहब जाते हैं कुछ ना कुछ नाम देकर उनका एक इवेंट होता वहाँ जी। ये पूरा, मैं बिल्कुल अपने वसूख से कह रहा हूँ, मेरे पास उसके पूरे डाटे हैं। हाँ जी। ये पूरा। और पैसा भेजने वाला कौन है? खलीज में काम करने वाला मजदूर पैसा भेजता है जी। ये लोग सिर्फ एंजॉय करते हैं। प्रवासी भारतीय में तहनीत इन्हीं को पेश की जाती है जो सूट बूट में रहते हैं जी। एक बेचारा जो है केरला का, एक छोटी सी लुंगी और एक कुर्ता पहन को खमीज पहन कर आने वाला, उसको नहीं मिलता है तहनीत। उसकी हैसियत ही क्या है? सैंपल के लिए एक दो को लाते हैं, मगर पूरा इवेंट वो होता है। और इवेंट में क्या होता है? हिंदुस्तान का क्या अक्स हो रहा है जी। ये 92 लाख्स, अभी 2 दिन पहले, कुछ दिन पहले, लास्ट वीक जो है कुवैत गए थे। हाँ। तो कुवैत के मैं आंकड़े देख रहा था, वहाँ भी बड़ी ज़बरदस्त इनको अल कबीर, क्या है वो मुबारक अल कबीर वो दिया गया। फिर वहाँ भी एक डायस्पोरा। क्यों हो रहा है ये? हमारे मुल्क में नहीं होने से लोग ये मजदूरियों पे निकल गए जी। और मिसाल देता हूँ मैं, तो ये कुवैत का जिक्र कर रहा था मैं जी। कुवैत में कुछ कम 11 लाख, 10 लाख से ऊपर है इंडियंस है जी। आबादी पूरी कितनी है उसकी? आबादी का 1/4 हिस्सा हमारे लोग हैं वहाँ, यानी जुमला वहाँ के जो लोग जो भी होते हैं, जी जी। मतलब वाह। और क्यों जा रहे हैं लोग? मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। कुछ अर्सा पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर जी। मेरी मुलाकात एक पंजाब के एक सरदार से हुई, नौजवान आदमी, बिल्कुल बहुत अच्छा, बड़ा हुआ आया, मेरे पास आया, सर ये मेरा फॉर्म भर दीजिए। बोला, मैं बोला ये इमिग्रेशन का फॉर्म है, ये तुम क्या मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? हाँ साहब, मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ। हमारा ठीक है, बैठो। बोल के अपना पासपोर्ट लिया, जो भी करा, एंट्री करा, जो भी करा। उसके बाद मैं पूछा तुम्हारी फ्लाइट कब है, क्या है, फला है? अच्छा ठीक है, बैठो तुम 2 मिनट। बोला क्यों जा रहे हैं, तुम्हारी तालीम क्या है? मैं 10 कर रहा हूँ। मतलब 10 करके? हाँ। वो एजेंट बोला क्या करे एजेंट, क्यों जाना चाह रहे हैं? यार साहब कुछ भी रोज़गार नहीं है, फला नहीं है, ये नहीं है। बोला फिर ये पैसे कितने पैसे करे? तो नहीं 45 लाख रुपए। और 45 लाख और जाके क्या करोगे तुम? नहीं, वो पूरा एजेंट बोल दिया कि वहाँ से तुमको मिलता, वहाँ इतना जो है तुम्हारे को डॉलर मिलेंगे, डॉलर का इतना रहता, रुपये का इतना रहता, ये हो गया। मतलब फिर पैसा लाया कहाँ सा? नहीं, वो ज़मीन थी वो ख़ानदान की, वो मैंने उसको बेच दी, माँ को मनवाया, माँ ने कहा ठीक है तो बेटे तो तेरा मुस्तक़बिल है। तो ज़मीन बेचकर, पंजाब की बात, जबकि पंजाब जो है हमको यानी गल्ला देने वाला रियासत है, वहाँ की हालत है, हरियाणा की हालत है। अब इससे पहले आपका जिक्र किया था, मैं कुछ दिन पहले वहाँ था देहरादून में जी। तो वहाँ देखा वो सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की साइट है, देखने को मिला कि 24 जो है होम गार्ड बेसिक जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 10th जी। टोटल एप्लीकेशन रिसीव 21,000 जी। उसमें देखा तो क्या 16,000 एंड अबव ग्रेजुएट्स जी। ये बना रहे हैं। ये पूरी कौम को, ठीक है हिंदुओं को दीजिए भाई। और आप देखिए
जिस तरीके से अग्निवीर के नाम से ये कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं अग्निवीर का, ये कोई इशू बनने वाला नहीं कर सकते, क्योंकि अपोजिशन में उतना दम नहीं है। अपोजिशन को या तो वीक कर दिया जाता है, तो उसको तोड़ दिया जाता है, या तो ईडी के जरिए कुछ कर दिया जाता है, जैसा कि खुद महाराष्ट्र में हुआ ना एक अर्सा पहले जी। अपोजिशन को तोड़ के, हालांकि खुद अपनी हलीफ को भी तोड़ दिया उन्होंने वहाँ। जी हाँ। तो ये सिचुएशन है, तो क्यों मुल्क छोड़ के जा रहे हैं लोग। और आप देखिए, मुझे अफसोस भी हुआ, ठीक है, एक किश्ती जो है लिबिया से ट्यूनिसिया की तरफ, वो जो है इंग्लिश चैनल की तरफ जा रही थी, ठीक है, पाकिस्तानियाँ तो है गए, उसमें कुछ इंडियंस भी निकले। अरे बोला ये कैसा होता भाई, यहाँ तो हिंदुस्तान में आदमी इतना सेफ रहता है, ऐसा कह जाता नहीं साहब, उसमें कुछ लोग आ गए थे उसमें। तो ये जो इंटरनेशनल ह्यूमन स्मगलर हैं, ये क्यों आज उनके धंधे पड़ रहे हैं। अब आप देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर रशिया गए थे कुछ महीनों पहले की बात है जी। वहाँ उन्होंने कहा कि भाई हमारे लोग आपके पास फौज में आ गए, उसको वापस कर दीजिए जी। लेकिन वो जो एजेंट जो बम्बई में, दुबई में और मॉस्को के एक शहर में बैठा हुआ है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ह्यूमन स्मगलिंग और विदाउट परमिशन गई जी, ठीक है। इसराइल को आप भेज रहे हैं, परमिशन से भेज रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके। यूक्रेन को भी परमिशन से भेजेंगे। ये पूरी तरीके से इलीगल जो है तरीके से, जो गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है। तो आज ये तेलंगाना का एक इदारा है टॉमकॉम बोल के, जी। उसमें आज मैं देखा हुआ, तो मैं कल इंशाल्लाह रिलीज भी करूंगा वो। उसमें ट्रक ड्राइवर की जरूरत है, 2.5 लाख रुपए सैलरी मिलेंगे बोल के, बोला वो 10 पास में होना है। तो देखिए कई लोगों की किस्मत बन सकती है। तो ये बताना मकसद है कि क्यों हो रहा है ये, एग्जैक्टली ये सवाल है। तो ये सवाल है, लेकिन ये पूछने वाला नहीं। अरे देखो हमने कुंभ मेला करा, ठीक है, कुंभ मेला करो, आस्था का सवाल है, बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई है नहीं। लेकिन कितने लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं, कितने यूपी में क्या चीज हो रही, यूपी में यही हो रहा। तो और एक चीज है, आपको याद होगा इससे पहले जो इलेक्शन हुए थे वहाँ असेंबली के इलेक्शन में, 22 के इलेक्शन में, सांड का मसला था। सांड खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम बहुत जल्द ये मसले को हल कर लेंगे। आज यूपी के लोग रात भर अपने खेतों की बात करते निकलते फिरते, उनको इतना खतरा लाक हो गया, और जो जानवर मर जा रहे हैं उनको डिस्पोजल नहीं कर सक रहे, उनको बाहर नहीं फेंक सक रहे। वहीं गौकशी के नाम पे गौ रक्षक करके पूरी तरीके से कम्युनिटी को जो है पूरा जो है एक तो लेबल लगा रहे हैं। अच्छा वो साबित नहीं होता, दूसरे दिन न्यूज़ नहीं आती, वो जिस दिन होता इन्हें पकड़ा गया, फरार होता, ये होता, उसके बाद इन्हें बेकसूर हुआ एक अरसे के बाद मुकदमे के में छोड़ दिया गया, इसके पास कुछ था ही नहीं, कोई केस नहीं। और ना ही जो लोगों ने इसको मारपीट की या उसको इल्ज़ाम लगाया उनके खिलाफ कोई केस बनता, ऐसा नहीं। तो यहाँ का जुडिशल सिस्टम, यहाँ का इलेक्शन सिस्टम, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी अब कैसी हो गई, अब वो आगे चलकर वही कहूँगा ना मैं, चढ़ते सूरज का भी ढलना शुरू होता है। जी भाई साहब, आखिरी सवाल करूँगा, वो है ग्रेटर इसराइल के हवाले से। तो जैसे ही इसराइल की जानिब से यानी मुख्तलिफ गोशों से तो पहले से रहा है, लेकिन अभी सरकारी सतह पर यानी कि किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आ रही है बात, तो इस पर हमने जो है GCC को, अरब ममालिक के जो है मुख्तलिफ जो है कायदीन को उनके शदीद रद्द अमल देखे हैं। उन्होंने कहा कि ये तो इसराइल जो है यानी जो बैनुल अक़वामी क़वानीन है उसकी जो है खिलाफ वर्जी, इश्तियाल अंगेज़ी कर रहा है, इससे इसको बाज रहना चाहिए। उन्होंने मतलब अपना शदीद रद्द अमल ज़ाहिर किया। बहुत शिद्दत दिखी आपको, और आपके अल्फाज में भी वही शिद्दत दिख रही मुझे। देखिए, सबसे बड़ा वेपन और लॉजिस्टिक सप्लाई करने वाला इनका जो दोस्त है वो जॉर्डन है। जॉर्डन का नक्शा भी उसके अंदर आ गया। वाह, ठीक है। सीरिया साहब, सीरिया में भी दोस्त आ गए ना, जी हाँ, वो भी नक्शा आ गया, जी हाँ। और लबनान तो खैर पूछो ना को। तो ये लोग कुछ कर नहीं सकते, इनमें हिम्मत नहीं है, ना ही कुछ कर सकते, तशवीश कर सकते, चीखम पुकारी कर सकते, आखा को बोल सकते अरे आखा, नए आखा भी आने वाले हैं, अरे ये क्या हो रहा आखा। आखा बोलेंगे अरे ठीक है कुछ ना कुछ करेंगे भाई, थोड़ा कुछ तो दे दो, थोड़ी लिखित थोड़ी कम कर ले रहे भाई, इधर से कर ले रहे, ये होने वाला है, कुछ नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे हमारे कहानियां पढ़ी हैं हम लोग ने कि जब आप एक होकर जो है मुत्तहिद होकर अगर उस पर हमला, मामले देखिए, एक मज़ाहिमत कार हिजबुल्लाह उनको जग दे सकता है, हिजबुल्लाह से जंगबंदी की उन्होंने। खैर ईरान से अब जो सीरिया के आने के बाद से हालात बदल गए, लेकिन उससे पहले की जो बात कर रहा हूँ, जी हाँ बिल्कुल। और एक अनऑर्गेनाइज फौज, होशियों की अनऑर्गेनाइज, बिल्कुल ठीक है, कंट्री उनके हाथ में है, लेकिन उनके पास कोई रेगुलर आर्मी नहीं है, जी हाँ, उनसे परेशान है आज, और उनके खिलाफ आप बर्तानिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी सभी जाके मार के आ रहे हैं, जी हाँ। तो ये इनसे कुछ होने वाला नहीं है, ये खाली चीखते रहेंगे, पुकारते रहेंगे। अरे भाई, जब इन पे बारी आई तो आप खामोश रहे ना,
अब आप दुनिया भी हम भी खामोश रहेंगे। कत्ले आम हो गया तो उतना रद्द-ए-अमल नहीं है, लेकिन जैसे ये सरहदात को मिलाने की बात सामने आ गई, नहीं, कुछ होने वाला नहीं है, वो बेकरार हो नहीं गया कि होते भाई नहीं, चूंकि ये जॉर्डन के शाह को जो है कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसकी हाँ। शख्सी हुक्मरानी है, उन्हें कहीं भी जाके बच सकता। परेशानी उन लोगों की, उन शहरियों की है जो वहाँ रहते हैं, जी हाँ, बेशक उनके मुक़द्दस मकामात की है, उन अम्बिया की जो है बाक़ियात की है। सरज़मीन, बेशक जी बिल्कुल। जॉर्डन, और उसने कितने फ़लस्तीनियों को शहीद किया था मालूम है ना, जी। उन्हें, उनका वालिद शाह हुसैन। तो हालांकि ये हाशमी ख़ानदान का, लेकिन ख़ानदान अच्छा होने से कोई सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि हुज़ूर पाक ने अपने आखिरी खुतबे में बता दिया था कि नसब सबसे कुछ नहीं, अपने अमल से कुछ होता है। तो हम नसब का यकीनन एहतराम करते हैं, लेकिन इस तरीके के ऐसे लोग जब इस फ़ायद से, जो अपनी ज़िम्मेदारियों से, अपनी दीनी ज़िम्मेदारियों से, अपनी मॉरल ज़िम्मेदारियों से, अपनी इंसानी ज़िम्मेदारियों से मुबर्रा हैं, तो इनके लिए तो ऐसा ही होगा, और यकीनन होगा। देखिए आगे चल के ऐसा नहीं है आज लकीर है, कल वो मुस्तकिल हो सकती है। यकीनन यही उसका जो है एम है, यही मकसद है, उसी के तहत वो जो है आगे भी बढ़ रहा है। बहरहाल देखना यही होगा। और फिर कत्लेआम जारी वो सारी है, कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन फ़लस्तीनियों की गाज़ा में जाने न जा रही हों और इसराइल की बर्बरियत ना होती हो। ये सिलसिला जारी है, और फिर अब ग्रेटर इसराइल का मामला भी अब बिल्कुल खुलकर सामने आ रहा है। भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।